बहुत पुराने समय की बात है। कमलपुर नाम का एक गांव था। वहाँ किशोर नाम का एक बहुत भला और ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। बेचारा अकेला ही रहता था। वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और बाजार जाकर बेच देता। इस तरह से वो अपना गुजर बसर करता। लेकिन इस सब में वो बहुत थक जाता। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है। लकड़ियाँ काट कर लाओ, बेच कर आओ और घर आकर खुद ही पकाओ, खुद ही खाओ। कोई पानी तक पूछने वाला नहीं है। अगर बीमार पड़ गया तो कोई दवा दारू को भी नहीं पूछेगा और खाने के तो लाले ही पड़ जाएंगे। कोई बात नहीं भगवान, इसमें भी तूने मेरे लिए कोई भलाई ही छिपा रखी होगी। ऐसा कहकर किशोर सो जाता है और अगले दिन फिर से अपनी दिनचर्या में लग जाता है। समय ऐसे बीतता है। एक दिन जब वो लकड़ियां काटने जंगल में गया तो उसने सोचा, क्यों ना आज जंगल के दूसरी तरफ जाऊं। वो जंगल के दूसरी ओर जाने के लिए जंगल के अंदर जाता है और जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। अब किशोर जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। वहां उसने देखा कि एक सुनहरे पत्तों वाला एक विशाल वृक्ष खड़ा है। उसके सारे पत्ते सोने के थे, लेकिन उसकी एक डाल टूटी हुई थी। अरे वाह, इतना सुंदर सुनहरा पेड़ है। मैं तो बचपन से लकड़ियाँ काटने इस जंगल में आता रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने इसे नहीं देखा। लेकिन इसकी यह डाल कैसे टूटी? इतने सुंदर पेड़ को तो किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करूं? कैसे यह ठीक होगा? तभी पेड़ से आवाज आती है, किशोर, आज तक किसी ने मुझे नहीं देखा और ना ही मेरे लिए ऐसा अच्छा सोचा। तुम एक दयालु लड़के हो। आज से मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तुम्हें कोई भी समस्या हो तो तुम मुझसे कहना। पेड़ के इतना कहते ही उसकी वो डाल गायब हो जाती है। क्या तुम सचमुच मेरे मित्र हो? और वो तुम्हारी डाल, वो कहाँ गायब हो गई? क्या तुम एक जादुई पेड़ हो? हाँ किशोर, अब से मैं सदा के लिए तुम्हारा मित्र हूँ। और वो डाल मैंने लोगों की परीक्षा लेने और उनकी ईमानदारी की परख करने के लिए अपने जादू से प्रकट कर रखी थी। और हाँ, मैं एक जादुई पेड़ ही हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मुझे तो कुछ नहीं चाहिए मित्र। मैं अपने अकेले के लिए क्या मांगूं? मेरे परिवार में तो कोई भी नहीं है जिसके लिए मांगूं। अकेले बनाता हूँ, अकेले खाता हूँ। ओह, तो ऐसा है। अच्छा सुनो, अब जब मैं तुम्हारा मित्र हूँ तो तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। कल जब तुम लकड़ियाँ काट कर बाजार जाओगे तो मेरा एक पत्ता तोड़कर ले जाना और वहाँ एक सुनार के पास बेच आना, जिससे तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अगले दिन किशोर बिल्कुल वैसा ही करता है। वो पेड़ से एक पत्ता तोड़कर चलने लगता है तो पेड़ उससे कहता है, जाओ मित्र, एक उपहार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। किशोर असमंजस में पड़ जाता है और सुनार की दुकान पर जाता है। वहाँ वो सुनार और उसके होने वाले समधी सेठ मनसुख की बातें सुन लेता है। वहाँ सेठ मनसुख और सुनार के बीच दहेज के लेन देन की बात चल रही थी। सेठ मनसुख सुनार से कहते हैं, देखिए जी, मैं इतना दहेज नहीं दे पाऊंगा। माना कि हम लोगों का अच्छा व्यापार है, लेकिन नहीं जी, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा।
इतना कहकर सेठ मनसुख दुकान से बाहर आ जाते हैं। तब किशोर सेठ के पास जाकर कहता है, सुनिए सेठ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप लोगों की बात सुन ली और मुझे बड़ा दुख हुआ कि सुनार सेठ इतना लालची होगा। इतना धनी होने के बावजूद वो दहेज का लालच कर रहा है। सेठ जी, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम कौन हो और तुम कपड़ों से ही इतने करीब दिखते हो, तो मेरी बेटी को कहाँ से खिलाओगे पिलाओगे? और मैं क्यों ही तुमसे अपनी बेटी की शादी करूं? मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं अपने घर में अकेला ही हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं। और माफ़ करना सेठ जी, सबकी परिस्थिति सदैव एक जैसी नहीं रहती और आपकी बेटी मेरे साथ सदैव खुश रहेगी। सेठ मनसुख किशोर की बातों से प्रभावित होता है और सोचता है कि ये कह तो सही रहा है, कभी मैं भी दरिद्र हुआ करता था। मेरी भी परिस्थिति बदली और आज मैं गहनों का बड़ा व्यापारी हूँ। सेठ मनसुख किशोर के साथ अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। किशोर वो सुनहरा पत्ता बेचकर अपनी पत्नी के लिए सुंदर कपड़े गहने खरीदता है। किशोर फिर से जादुई पेड़ के पास जाता है और उसे सुंदर लड़की से शादी कराने के लिए धन्यवाद करता है। पेड़ उससे कहता है, मित्रों को धन्यवाद नहीं करते। अब तुम एक काम करो, मेरे 2 पत्ते और तोड़ ले जाओ। इन्हें बेचकर तुम अपना घर बनाना और कोई अच्छा काम शुरू करना, क्योंकि अब तुम्हारी गृहस्थी शुरू हो चुकी है। और हाँ, अब पत्नी के आते ही अपने मित्र को ना भूल जाना। अरे नहीं नहीं मित्र, क्यों मजाक उड़ाते हो? ये सब तुम्हारी ही मित्रता की तो देन है। किशोर जादुई पेड़ के कहे अनुसार उन पत्तों को बेचकर नया घर और गहनों का व्यापार शुरू कर देता है। अब तक जो किशोर अकेले जीवन व्यतीत कर रहा था, अब उसकी सुंदर पत्नी थी, बड़ा सा घर था और अच्छा व्यापार था, और सबसे ज़्यादा कीमती जादुई पेड़ की मित्रता उसके साथ थी। अब वह अपने सुख दुख अपने जादुई पेड़ से बांटने उसके पास चला जाता। उसने अपने पिछले जीवन के दुखों, अकेलेपन और गरीबी को कभी नहीं भुलाया था। इसलिए वो जादुई पेड़ की मदद से और अपनी कमाई के कुछ हिस्से से गरीबों, अनाथों की मदद करता। आम ले लो, ताजे मीठे आम, स्वादिष्ट आम, मौसम के पहले आम। गर्मियों का मौसम यानी आम के फलों का मौसम शुरू हो चुका था। सड़कों के किनारों की दुकानों पर रस भरे स्वादिष्ट आमों की भरमार थी। वहीं पास के एक खाली मैदान में एक बूढ़ी काकी अपने छोटे से पोते के साथ झोपड़ी में रहा करती थी। दादी माँ, मुझे भी आम खाना है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। खुशबू जब इतनी अच्छी है तो आम कितने स्वादिष्ट होंगे। मैंने आज तक एक भी आम नहीं खाया, बस हर बार खुशबू से ही मन बहला लेता हूँ। दादी माँ, क्या आपने भी आम खाए हैं? हाँ बेटा, खाए तो हैं। बहुत समय हो गया। जब तेरे पिताजी आमों की दुकान लगाया करते थे, तब मैंने बहुत आम खाए हैं, लेकिन उसके जाने के बाद तो बस खुशबू ही रह गई है आमों की। ऐसा कहकर बूढ़ी काकी घर की साफ सफाई करते करते अपने बेटे को मन ही मन याद करते हुए कहती है, हाय बेटा, अगर तू जिंदा होता तो टिंकू को यूं किसी भी चीज के लिए तरसना ना पड़ता। बूढ़ी काकी पास ही के एक सेठ के घर में बर्तन धोने का काम किया करती थी। उस सेठ का एक बहुत बड़ा आम का बगीचा भी था,
जो घर के पीछे ही था। वो हर हफ्ते उसकी साफ सफाई कर दिया करती थी। उसकी सेठानी बहुत ही कंजूस और शक्की महिला थी। वह बगीचे की साफ सफाई के दौरान बूढ़ी काकी पर नजर रखा करती थी कि कहीं वो बगीचे से आम न ले जाए। एक दिन टिंकू की छुट्टी थी। उस दिन उसकी दादी को अपने सेठ जी का बगीचा भी साफ करना था, इसलिए वो टिंकू को भी साथ चलने के लिए बोलती हैं। चल टिंकू, आज तू भी मेरे साथ सेठ जी के घर चल। मुझे उनका बगीचा साफ करना है, तो देर हो जाएगी। तू अकेले घर पर रहकर क्या करेगा? वहाँ मेरा थोड़ा हाथ ही बटा देना। ठीक है दादी। बूढ़ी काकी वहाँ साफ सफाई में लग जाती हैं और टिंकू भी उनकी मदद करने लग जाता है। जब बूढ़ी काकी बगीचे की साफ सफाई करने आती है तो टिंकू भी पीछे पीछे आ जाता है और बगीचे में ढेर सारे आमों को देखकर बहुत खुश होता है। उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह दादी, इतने सारे आम! मैं एक आम ले लूं इनमें से? ना बेटा, सेठानी जी देखेंगी, बहुत गुस्सा करेंगी। टिंकू टुकुर टुकुर आमों को देखता रहता है और वो खुद को रोक नहीं पाता और एक आम तोड़ ही लेता है। अरे बेटा, ये क्या किया तूने? तुझे मना किया था ना। सेठानी जी आ गई और तेरे हाथ में आम देखा तो तुझे बहुत डांटेंगी। दादी, एक ही तो आम तोड़ा है और वहाँ पेड़ पर तो बहुत सारे आम हैं। उन्हें कैसे पता चलेगा? मैं झट से खा लूंगा। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी सेठानी वहाँ आ जाती है और टिंकू और उसकी दादी को बहुत भला बुरा बोलती है। अरे नालायक, तूने मेरे बगीचे का आम चोरी कैसे किया? और बूढ़ी काकी, तुमने भी इस लड़के को रोका नहीं? तुम लोगों ने चोरी की है तो इसका अंजाम भी भुगतना होगा, ताकि तुम लोगों को अच्छा सबक मिले। तुम्हारी इस महीने की पगार कट। आंटी जी, मैंने तो एक आम लिया है और आपके पास तो इतने सारे आम हैं। इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? टिंकू की बातें सुनकर सेठानी और भी भड़क जाती है और बूढ़ी काकी को काम से निकालने की धमकी देती है। माफ कर दो सेठानी जी, ऐसा ना करो, ये अभी नादान है। मैंने मना किया था। इसे पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। ठीक है, बंद करो ये ड्रामा, और आगे कभी ऐसा हुआ तो ठीक ना होगा। अब जल्दी से सारी सफाई खत्म करो। टिंकू को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो वहीं रोते रोते उस आम को हाथ में लेकर वहीं बैठ जाता है और बैठे बैठे बड़बड़ाता है। एक ही तो आम लिया था, इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत थी? मेरी दादी को भी इतना गंदा गंदा बोल के गई है वो आंटी। भगवान जी, आम खाना या तोड़ना कोई गलती है क्या? तभी टिंकू को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उस आम की थी जो उसने तोड़ा था। नहीं टिंकू, आम तोड़ना कोई गलती नहीं है, लेकिन वो सेठानी बहुत कंजूस है। वो किसी को भी अपने बगीचे से आम नहीं देती। टिंकू चौंक कर उस आम को देखता है और हैरान होकर देखता है कि आम बोल रहा है। तुम बोल सकते हो, पर कैसे? हाय, मैं हूँ एक जादुई आम। हाउ आर यू? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, पर कैसे? ऐसे। टिंकू खूब मजे से आम खाता है और उस आम को लेकर अपनी दादी के साथ घर वापस आ जाता है। आज तो मैं तुझे ले गई सेठ जी के घर पर, लेकिन आगे से मैं तुझे कभी वहां नहीं लेकर जाऊंगी। ठीक है दादी,
पर मैं आपको कुछ बताना। तभी दादी उसे डांटकर चुप करा देती है और बाहर चली जाती है। तब टिंकू उस आम को अपनी और दादी की हालत के विषय में बताता है कि कैसे उसके माता पिता ना होने पर उसकी दादी मेहनत मजदूरी करके उसे पाल रही हैं। ओह, so sad dear, but no फिकर, because जादुई आम is here। क्या क्या तुम क्या बोल रहे हो? अरे तुम्हें ये भी नहीं पता मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। अंग्रेजी तुम्हें आती है? हाँ, उस सेठानी के बच्चे अक्सर मेरे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई किया करते थे, तो मैंने भी सीख ली। तभी बाहर से दादी की आवाज आती है। क्या हुआ दादी? अरे बेटा, तेरी बूढ़ी दादी खाना बाहर रखकर भूल गई और कुत्ते सारा खाना उठाकर भाग गए। अब मैं तुझे कहाँ खाना लाकर दूंगी और मैं अब दूसरा खाना भी नहीं बना पाऊंगी अंधेरे में। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे इस गरीब बुढ़िया की। तभी जादुई आम अंदर बहुत ही स्वादिष्ट खाना प्रकट कर देता है और टिंकू को दादी के साथ खाना खाने के लिए बोलता है। टिंकू भी दादी को खाने के लिए बोलता है। कहाँ है खाना? बेटा, सब तो कुत्ते ले गए। लगता है भूख के कारण तुझे खाने के सपने आ रहे हैं। और बोलते बोलते दादी टिंकू के साथ अंदर चली जाती है और अंदर खूब सारा खाना देखकर हैरान होती है। इतना सारा खाना, पर ये यहाँ कैसे आया? कहीं भूख के कारण मुझे भी तो खाना दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, ये तो जादुई आम ने यहाँ प्रकट किया है हमारे लिए। टिंकू अपनी दादी को सारी बात बताता है कि ये आम कैसे उसके पास आया। अच्छा, तो क्या ये आम हमारी इच्छा सच में पूरी करेगा? हाँ दादी, अब बोलो तो क्या चाहिए आपको? ठीक है, तुम हमारे साथ हमेशा रहना और टिंकू का ध्यान रखना। जादुई आम, हमारा घर पक्का बना दो। हमारी झोपड़ी से बारिश में पानी टपकता है। डोंट वरी टिंकू, अब ये घर मेरा भी है, तुम बस देखते जाओ। ऐसा कहकर जादुई आम अपने जादू से एक बड़ा सुंदर घर बना देता है और उस घर में उनकी जरूरतों की सारी चीजें होती हैं। अब ऐसे ही टिंकू और दादी का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगता है। टिंकू की दादी ने अब सेठ जी के घर काम करना छोड़ दिया और फलों की एक दुकान अपने घर के बाहर ही खोलकर अपनी कमाई का साधन बना लिया और टिंकू एक अच्छे स्कूल में जाने लगा। ऐसे ही टिंकू और दादी ने जादुई आम की सहायता से एक अच्छा जीवन जीना शुरू कर दिया था। जादुई आम अब हमेशा के लिए टिंकू के साथ ही रहने लगा। बहुत पुराने समय की बात है। संगमपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहां के राजा थे महाराजा आदित्य सेन। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। प्रजा अपने राजा से बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट थी। सभी कहते, राजा हो तो आदित्य सेन जैसे, जो अपनी प्रजा का अपने बालकों की भांति ध्यान रखते हैं। राजा का विवाह हो चुका था, किंतु उनके कोई संतान ना थी, जिससे वो अक्सर चिंतित रहते थे। कितने वर्ष हो गए हमारे विवाह को, किंतु संतान सुख हमें अभी तक नहीं मिला। हमारे बाद क्या होगा इस राज्य का? कौन संभालेगा? आप चिंता ना करिए महाराज, आप इतने राजे राजा हैं, लोगों का इतना भला करते हैं। ईश्वर हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे और फिर ये प्रजा भी तो हमारी संतान समान ही है। कितनी ही प्रार्थनाओं और जप तप के बाद राजा रानी के घर जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई, खूब दान धर्म हुए। सभी ने राजा रानी को बधाइयां दी। अब
खुशी खुशी दोनों बच्चों के साथ राजा रानी का समय बीतता है और दोनों राजकुमार बड़े हो जाते हैं। एक दिन राजा रानी बातें कर रहे होते हैं। महाराज, अब हमारे पुत्र बड़े हो चुके हैं। अब ये सही समय है हमारे बच्चों को शिक्षा देने का। कह तो आप सही रही हैं महारानी। आखिर इन दोनों को ही तो आगे भविष्य में इस राजपाट को संभालना है। उसके लिए इनको शिक्षित होना जरूरी है। ठीक है, कल ही मैं उनकी शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुजी से बात करता हूँ। वे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उधर वे दोनों भाई आपस में लड़ रहे होते हैं कि किसने कितनी मिठाई खाई है। हमारा तो पेट ही भर गया। आज तो हमने 20 मिठाई खाई। चलिए जाइए, आपको कैसे पता कि आपने 20 मिठाई खाई है? पढ़ना आता है क्या जो पूरे विश्वास से कह रहे हैं कि 20 मिठाई खाई हैं? बुद्धू कहीं के। क्या आपने हमें बुद्धू कहा? क्या आपको नहीं पता कि हम आपसे बड़े हैं? क्षमा मांगिए हमसे। क्यों, कुछ ही क्षण तो बड़े हैं, हम क्षमा नहीं मांगेंगे। बस फिर क्या था, दोनों का झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। तभी रानी उनके पास आती है और दोनों को कसकर डांट लगाती है। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? आपस में यूं इस तरह झगड़ रहे हो? सब लोग क्या कहेंगे कि राज्य के भावी युवराज कैसे आपस में ही मूर्खों की भांति झगड़ रहे हैं। आपके पिताश्री ने गुरुजी से बात कर ली है और कल ही आप दोनों गुरुकुल जाएंगे पढ़ने के लिए। दोनों भाई शांत हो जाते हैं और गुरुकुल जाने के नाम से ही भयभीत हो जाते हैं। अगले दिन गुरुकुल में उनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। राजकुमारों, मैं जो भी पढ़ाऊं उसे ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। जी गुरुजी। यदि कुछ समझ न आए तो दोबारा पूछने में संकोच न करना। जी गुरुजी। इस तरह से गुरुजी उन्हें पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो दोनों एक ही प्रश्न को बार बार पूछते हैं, जिससे गुरुजी की सहन शक्ति समाप्त होती रहती है। लेकिन राजा की शर्म करते हुए वो कुछ दिन और उन्हें पढ़ाने की सोचते हैं। इन दोनों राजकुमारों को मैं कैसे पढ़ाऊं? इनकी तो कुछ भी समझ में नहीं आता। ये दोनों तो बहुत ही मंदबुद्धि हैं। मैं क्या इन्हें तो कोई भी पढ़ाने के प्रयास में असफल ही रहेगा। कुछ दिन और प्रयास करके देखता हूँ, फिर मैं महाराज से इन्हें पढ़ाने के लिए मना कर दूंगा। उधर वो दोनों राजकुमार सभी को नीचा दिखाते और खूब लड़ाइयाँ किया करते, जिससे बाकी छात्र और गुरुजी बहुत परेशान हो गए थे। आप सब बालक हमारी प्रजा है और हम आपके राजा, और अब आप सब हमारी सेवा करो। नहीं, हम हैं आपके राजा, ये नहीं। और जो भी इन्होंने अपने लिए कहा वो हमारे लिए आप सबको करना होगा। आप दोनों राजकुमार ऐसे क्यों झगड़ रहे हैं? आप दोनों ने पूरे गुरुकुल की शांति भंग कर रखी है। शांत रहिए, अन्यथा मैं आप दोनों को कठोर दंड दूंगा। अत्यंत मंद बुद्धि हो आप दोनों। आप दोनों को कोई भी नहीं पढ़ा सकता। सब छात्र उनका मजाक उड़ाते हैं। इस तरह दोनों शांत तो हो जाते हैं, पर उन्हें अपना मजाक उड़ते देख बहुत बुरा लगता है। गुरुजी उन्हें गुरुकुल से निकालने का पक्का निश्चय कर लेते हैं और अगले दिन दरबार में पहुंचते हैं। महाराज, क्षमा कीजिए, अब मैं दोनों राजकुमारों को नहीं पढ़ा पाऊंगा। किंतु क्यों गुरुजी? फिर गुरुजी राजा को सारी बात बताते हैं कि दोनों राजकुमार अत्यंत मंदबुद्धि हैं। राजकुमार के विषय में ऐसा जानकर राजा अत्यंत दुखी और चिंतित हो जाते हैं। क्षमा करना महाराज, यदि आप बुरा न माने तो एक सलाह देना चाहता हूँ।
इसमें क्षमा की क्या बात है सेनापति जी? कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप राज्य में घोषणा करा दीजिए कि जो राजकुमारों को शिक्षित करेगा उसे 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। क्या पता कोई विद्वान दोनों राजकुमारों को शिक्षित कर दे। किंतु महाराज, उनकी परीक्षा भी अवश्य लेना कि वे राजकुमारों को पढ़ा पाएंगे या नहीं। राजा ऐसा ही करते हैं और 1000 सोने की मुद्राओं के लालच में कोई ना कोई आता रहता है, लेकिन सब राजा की परीक्षा में असफल रहते हैं। काफी समय बीत जाता है और एक दिन एक बूढ़ी अम्मा दरबार में आती है। प्रणाम महाराज, मैं दूसरे राज्य से आपके राज्य में आई हूँ। हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं माता जी? महाराज, मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं जब से अपने गांव से निकली हूँ तब से मैंने कुछ नहीं खाया। बस आप मुझे थोड़ा भोजन करा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। माता जी के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए और इनके रहने का प्रबंध हमारे महल में किया जाए। अब से ये माता जी हमारे साथ में ही रहेंगी। बहुत बहुत आभार महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, आपके मुख पर मुझे चिंता दिखाई पड़ रही है। राजा बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताते हैं। महाराज, आपने मुझे भोजन दिया और अपने महल में मुझे निवास दिया। उसके बदले मैं आपको ये पुस्तक देना चाहती हूँ। महाराज, ये एक जादुई पुस्तक है। इसकी सहायता से अनपढ़ व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। ये पुस्तक मेरे पति को एक सिद्ध महात्मा ने दी थी। इससे आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर ये आपको देगी। राजा वो पुस्तक लेते हैं और दोनों राजकुमारों को जाकर देते हैं और उस पुस्तक के विषय में दोनों राजकुमारों को बताते हैं। अब दोनों राजकुमार जैसे ही पुस्तक हाथ में लेते हैं तभी पुस्तक बोलती है। बताओ राजकुमारों, क्या सीखना है, क्या पढ़ना है आप दोनों को? हे जादुई पुस्तक, सब लोग हमें मंदबुद्धि कहते हैं। पिताजी के डर से कोई हमें सामने से कुछ नहीं कहता, लेकिन हमें पता है सब लोग हमें अज्ञानी मंदबुद्धि कहते हैं। हमें बहुत बुरा लगता है। हमारे पिताजी को हमारी बहुत चिंता होती है। हम उन्हें दुखी नहीं देख सकते। हे जादुई पुस्तक, हमारे पास जितना ज्ञान है वो तो शून्य है, किंतु आपके पास जितना ज्ञान है कृपया कर हमें दे दीजिए। मैं आप दोनों को अपना सारा ज्ञान अवश्य दूंगी, किंतु आप दोनों को भी पूरे मन से मेरा दिया ज्ञान ग्रहण करना होगा। जो भी मैं सिखाऊं वो दोहराना भी होगा। ठीक है जादुई पुस्तक, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा तुमने कहा है। फिर जादुई पुस्तक उन्हें सारी चीजें सिखाती है, जैसे संगीत, युद्ध करना, राज्य चलाना इत्यादि। और दोनों राजकुमार बहुत ही विद्वान, गुणी और समझदार हो जाते हैं। अपने पुत्रों को इतना गुणी देखकर राजा रानी बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा रानी और दोनों राजकुमार जादुई किताब को धन्यवाद करते हैं। फिर दोनों राजकुमार अपने पिता के साथ बहुत समझदारी से राज्य चलाने में उनका सहयोग करते हैं। किशनगढ़ नाम के गांव में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रीना और उसकी बेटी रिंकी थी। रमेश एक सेठ के पास काम करता था, जहां उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे, जिससे उसका गुजारा होता था। रमेश बहुत मेहनती था, लेकिन उसका सेठ उसको बहुत कम पगार देता था। एक दिन रमेश का दोस्त सोहन आता है और रमेश से कहता है, क्या रमेश भाई, कब तक सेठ के पास कम पैसों में काम करते रहोगे?
अपनी मेहनत के अनुसार पगार लो। अरे भाई सोहन, सेठ के पास पगार कम मिलती है, गुजारा भी मुश्किल से होता है, लेकिन मैं और क्या ही कह सकता हूँ, मुझे तो कोई दूसरा काम भी नहीं आता। रमेश भाई, तुम सिर्फ हाँ बोलो, फिर मैं तुम्हारे लिए अपनी कंपनी में बात करता हूँ। लेकिन मुझे तो कोई और काम ही नहीं आता, तो क्या तुम्हारी कंपनी में मुझे नौकरी मिल सकती है? हाँ भाई, मैंने तुम्हारी बात कर भी ली है, बस तुम्हारी हाँ का इंतजार है। ठीक है सोहन भाई, मैं नौकरी कर लूंगा तुम्हारी कंपनी में, अब आगे तुम देख लो। रमेश भाई, समझो तुम्हारी नौकरी लग गई, मैं कंपनी में जाकर तुम्हारी बात पक्की कर लूंगा और फिर तुम मेरे साथ शहर चलना। फिर सोहन अपनी कंपनी के मालिक से रमेश के लिए बात करता है। सेठ जी, मैंने आपको मेरे दोस्त रमेश के बारे में बताया था ना, क्या उसकी नौकरी हमारी कंपनी में लग सकती है? देखो सोहन, वैसे तो हमारी कंपनी में कोई जगह खाली नहीं है, लेकिन तुम कहते हो तो ठीक है। और हाँ, ये बात याद रखना, हमारी कंपनी में सिर्फ मेहनती और ईमानदार लोग ही टिक पाते हैं। सेठ जी, मुझे पता है, और मेरा दोस्त बहुत मेहनती और ईमानदार है, उसको काम में समझा दूंगा, अब चिंता ना करें। ठीक है सोहन, अपने दोस्त को अगली बार साथ ले आना। कुछ दिनों बाद सोहन गांव आता है और रमेश को बताता है। रमेश भाई, मैंने तुम्हारी नौकरी की बात पक्की कर ली है, सेठ जी ने तुम्हें नौकरी पर रख लिया है और पगार भी अच्छी मिलेगी, बस तुम तैयार रहना शहर चलने के लिए। ठीक है सोहन भाई, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। रमेश वैसे तो खुश था, लेकिन उसे अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा, खासकर अपनी बेटी रिंकी से, इसलिए वो थोड़ा परेशान था। रमेश अपने घर पे सारी बात बताता है। रीना, मेरी नौकरी शहर की एक कंपनी में लग गई है, इसमें सोहन ने मेरी बड़ी मदद की है, लेकिन अब मुझे शहर में रहना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हम कैसे रहेंगे? मैं बीच बीच में घर आऊंगा, तुम चिंता मत करो। ये सब बातें रिंकी सुन रही होती है और वो उदास हो जाती है। तब रिंकी बोलती है, पापा, आप शहर चले जाओगे तो मैं किसके साथ खेलूंगी? मुझे स्कूल लेके कौन जाएगा? बिटिया, तू उदास मत हो, तुम्हारी माँ तुम्हारा ध्यान रखेगी, और जब मैं शहर से आऊंगा तो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा। दोनों को समझाकर रमेश सोहन के साथ शहर आ जाता है और कंपनी में जाता है। सेठ जी, ये है मेरा दोस्त रमेश, इसको मैं ले आया अपने साथ। ठीक है सोहन, तुम इसको काम समझा दो, और रमेश तुम अच्छे से काम करना। रमेश सोहन के साथ काम करने लग जाता है। कुछ दिनों के बाद रमेश घर जाता है तो अपनी बेटी के लिए खिलौने और रीना के लिए साड़ी लेकर जाता है। रिंकी, ये तुम्हारे लिए खिलौने हैं, और रीना, ये तुम्हारे लिए साड़ियाँ। दोनों खुश होते हैं और कुछ ही दिनों के बाद रमेश फिर से शहर चला जाता है, लेकिन अब की बार काम ज्यादा होने के कारण 2-3 महीनों से घर नहीं जा पाता। हे भगवान, इस बार काफी समय हो गया घर नहीं जा पाया हूँ। रीना और रिंकी परेशान हो रहे होंगे, क्या करूं, इस बार काम भी तो ज्यादा है। उधर रीना और रिंकी परेशान हो रहे होते हैं। बेटी, चल तैयार हो जा, स्कूल भी जाना है, मैं तुझे छोड़कर आऊंगी। मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे पापा से मिलना है, उनकी बहुत याद आ रही है। कितना टाइम हो गया, पापा आए ही नहीं है। बेटी, उनको
को कोई काम आ गया होगा, इसीलिए नहीं आ पाए होंगे। आज मैं सोहन भैया के घर पता करके आऊंगी, क्या बात है। रीना रिंकी को स्कूल छोड़कर आती है। रीना सोहन के घर जाती है और सोहन की पत्नी से पूछती है, पता नहीं इस बार क्यों नहीं आए। मैंने चिट्ठी लिख दी है, जल्दी ही जवाब आ जाएगा। रिंकी स्कूल से घर आ रही होती है तो वो देखती है कि उसके सभी दोस्त अपने पापा के साथ घर जा रही होती हैं। उसको अपने पापा की बहुत याद आती है और वो पेड़ के नीचे बैठकर रोने लग जाती है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, रिंकी क्या हुआ, क्यों रो रही है। वो अपने सामने देखती है तो एक सुंदर सी परी उसके सामने खड़ी होती है। आप कौन है? मैं एक परी हूँ और जरूरतमंदों की मदद करती हूँ। तुम्हें रोता देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और तुम्हारी मदद करने चली आई। अब बताओ तुम क्यों रो रही हो? रिंकी परी को सारी बात बताती है। परी रिंकी की मासूमियत देखकर खुश होती है और उसको एक चाबी देती है। ये लो रिंकी, ये चाबी जादुई है। तुम इससे जो भी चीज मांगोगी वो तुम्हें ही देगी। ये तुम्हें कहीं भी ले जा सकती है। बस तुम्हें जिसके पास जाना है उसका नाम मन में बोलना है और जब तुम अपनी आंखें खोलोगी तो तुम उस इंसान के पास पहुंच जाओगी। रिंकी खुश होती है और परी का धन्यवाद करती है और घर आ जाती है। रिंकी अपनी मम्मी को सारी बात बताती है और वो चाबी हाथ में लेकर बोलती है, ए जादुई चाबी, मुझे मेरे पापा के पास ले चल। और जब रिंकी आंखें खोलती है तो वो अपने पापा के पास होती है और बहुत खुश होती है। रिंकी, तुम यहाँ कैसे आई बेटी? पापा, मुझे ये जादुई चाबी एक परी ने दी है। इससे मैं कुछ भी मांग सकती हूँ और ये मुझे कहीं भी ले जा सकती है। रमेश और रिंकी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और रिंकी को बोलते हैं, रिंकी, मैं ज्यादा काम होने के कारण नहीं आ पाया, मुझे माफ कर दो बेटी। पापा, अब आपको इतनी दूर काम करने की जरूरत नहीं है। हम इस चाबी की मदद से अपनी दुकान खोलेंगे। रमेश खुश होता है और फिर दोनों जादुई चाबी की मदद से वापस आ जाते हैं। रीना दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। रमेश रीना को सारी बात बताता है और जादुई चाबी की मदद से एक दुकान खोलता है। अब रमेश की दुकान से अच्छी कमाई होती है। रिंकी अपने पापा को अपने पास देखकर बहुत खुश होती है और जादुई चाबी और परी का मन ही मन धन्यवाद करती है।